अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल मैथ फिज़िक्स इंटरसेक्शन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। 8 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हमने देखने हैं इस एक्सरसाइज के कि हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो दो हमारी वीडियोस हैं, एक्सरसाइज 1B की पार्ट 1 की जो वीडियो है उसमें कंप्लीट जो कॉन्सेप्ट है उसको मैं रिवाइज कर चुका हूँ कि अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, जो कि एक्सरसाइज 1B का टॉपिक है, वो क्या है, अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होती हैं, उन्हें हम कैसे डील करते हैं, उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये सारी बातें हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। और सेकंड वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 7 जो लास्ट हमने सॉल्व किया था वीडियो के अंदर, उसमें भी यही था कि आपको कुछ वेरिएबल्स हैं उनका आपस में प्रोपोर्शन बता दिया गया है कि वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और आपसे कहा जाता है कि आप उसको टेबल को कंप्लीट करें। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि गिवन दैट द मैस mg, अब g इज़ द यूनिट जो कि ग्राम है, कि आप मैस को मेजर करने के देर आर डिफरेंट यूनिट्स, किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम, तो यहाँ पे हम ग्राम को यूज़ करेंगे। तो कोई मैस है किसी चीज़ का जो कि ग्राम्स में मेजर किया जा रहा है, ऑफ अ स्फेयर की बात हो रही है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस r सेंटीमीटर, कि वो जो स्फेयर है जब उसका हम रेडियस जो उसका है उसके क्यूब के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। तो सबसे पहले तो हम जब स्टार्ट करते हैं, अगेन एक सबसे पहले बात कि अगर आपको अदर फॉर्म्स ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में नहीं पता या डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में नहीं पता, तो आप पहले वो वीडियो देख लें, बिकॉज कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हम क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हम ऐसे देखेंगे जो कि पहले जिनका पता होना ज़रूरी है, तब आपके लिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएंगे। अदरवाइज़ फिर आपको कॉन्सेप्ट वीक रह जाता है तो क्वेश्चन की वैसे समझ नहीं आती। तो पहले आप वीडियो अगर नहीं देखी हुई तो आप देख लें, अगर देखी है तो फिर आप आगे मूव कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी है आपके लिए कि आपको क्या चीज़ दी गई है, गिवन दैट द मैस, तो मैस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टू द क्यूब ऑफ इट्स रेडियस r, यानी जो r होगा उसके क्यूब के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वो मेजर किस में हो रहा है, इस चीज़ की बात हम बाद में करते हैं। जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, इक्वालिटी आती है, तो साथ में क्या आता है, कॉन्स्टेंट, जिसे हम क्या कह देते हैं कि हमारा उसे कहते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो m इज इक्वल टू के आर क्यूब आ गया। अब आपको इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास k की वैल्यू कब आती है, जब आपको m और r की वैल्यू पता हो। अब अगर आप टेबल को देखें, अभी जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करवाया, आपको बताया था कि टेबल के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि वैल्यू क्या है, यानी r की वैल्यू 0.2 दी हुई है, तो उस टाइम m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सिमिलरली अगर हमें m की वैल्यू दी जाए तो हमें r की वैल्यू फाइंड करनी, तो फिर k कैसे आएगा। हमेशा याद रखें ऐसे टेबल वाले क्वेश्चंस के अंदर वो जगह जहाँ पे आपको दोनों वैल्यूज दी जाएं वो जगह होती है जिसको यूज़ करते हो आप k को फाइंड कर सकते हैं। तो अपने क्वेश्चन की तरफ ज़रा आएँ, देखें इसको कि m की वैल्यू क्या दी हुई है, 6.75 इज इक्वल टू k एज इट इज़। r की जगह आपको क्या दिया हुआ है, 1.5, और क्योंकि r क्यूब के अंदर था तो आप भी इसकी पावर 3 ले लेंगे, तो 6.75 इज इक्वल टू k इनटू, अब 1.5 का क्यूब क्या होता है, आप कैलकुलेटर बिल्कुल सिंपली यूज़ कर सकते हैं, आपके पास भी होगा, मैं भी अब कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करवा देता हूँ कि 1.5 के क्यूब का मतलब है कि आप 1.5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। यह कैलकुलेटर बहुत सिंपल है। अगर आपके पास कैलकुलेटर दूसरा है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें डायरेक्ट आपके पास क्यूब का ऑप्शन आ जाता है। तो क्यूब 1.5 का आया 3.375। ये जो आपके पास वैल्यू आई है 3.3, इसको ब्रैकेट में रखें ताकि आपके लिए वो कॉन्सेप्ट आपका जो है वो माइंड में रहे कि कैसे आपने इसको रिलेट करना है। ये जब k की वैल्यू इक्वेशन के उस तरफ जाती है तो हमेशा क्या हो जाती है, डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे ये k से क्या हो रही थी, मल्टीप्लाई। तो 6.75 डिवाइड बाय 3.375 विल गिव्स यू k। अब अगर आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए इसको डिवाइड करें तो आपके पास क्या वैल्यू आई कि 6.75 को आपको डिवाइड करना है किससे, 3.375 से, तो आपके पास आंसर आता है। k की वैल्यू क्या जाती है आपके पास, इसको डिवीजन करने से आपके पास जो वैल्यू आएगी k की वो आएगी 2। अब इस k की वैल्यू को आपको यूज़ कहाँ करना है, यहाँ पे जो आपको कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पिछला कॉन्सेप्ट पता होना, पिछली वीडियोस का देखना ज़रूरी है, उससे फिर आपको ये चीज़ें बड़े इजीली रिलेट करती हैं कि हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे थे और यही हमारा एक पैटर्न था, फिर आपको ये कुछ देखने में या करने में डिफिकल्टी नहीं आती। तो सिंपली आप ये जो k की वैल्यू फाइंड की वजह यहाँ पे पुट करेंगे तो m इज इक्वल टू k की जगह आ जाएगा 2 इंटू आर क्यूब। ये वो कनेक्टिंग इक्वेशन है जो m और r को आपस में मिलाती है। m यहाँ मैस है, r यहाँ पे रेडियस है, यानी एक स्फीयर था उसका जो
मैस है वो आर के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वही कॉन्सेप्ट सारा कि जो जो रेडियस बढ़ेगा स्फीयर बढ़ेगा। जैसे हम शुरू में सर्कल की एग्जांपल देख के सारा आ चुके हैं जो हमारी बिल्कुल स्टार्ट की वजह से डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। सो ये वो कनेक्टिंग इक्वेशन है m इज इक्वल टू 2r क्यूब, जिसको लेके हमें पूरे टेबल को जो इसको कंप्लीट करना है। तो हम क्या करेंगे, अब हम देख लेते हैं कि हमें इसको, एक तो ये कि आप इस सब को रेज कर दें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आपके माइंड में रहना चाहिए कि आपने एक तो ये चीज़ भी रेज कर दें आपके पास जो आप उसको यूज़ कर चुके हैं 1.5 और 6.75 को। अब जो कॉन्सेप्ट है आपका वो पूरे का पूरा मैटर करता है दो चीज़ों के ऊपर कि आपको आर की जहाँ वैल्यू गिवन है वहाँ आपको एम फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने पास आप वो इक्वेशन लिख लें जो अभी आपने लिखी थी, दैट इज m इज इक्वल टू 2r क्यूब। इस इक्वेशन को माइंड में रखना जरूरी है क्योंकि यही वो कनेक्टिंग इक्वेशन है जो हमें पार्ट्स को सॉल्व करवाएगी वन बाय वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाए अगर अपने फर्स्ट पार्ट के ऊपर, तो r की वैल्यू आपको गिवन है, m की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो मतलब क्या हुआ कि m आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, r आपको गिवन है। तो m इज इक्वल टू 2r क्यूब, 2 इंटू r की जगह r की वैल्यू जो कि दी हुई है 0.2 का क्यूब, जिसको 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये करें कि 0.2 का क्यूब ले लें, चेक करें वो क्या आता है। तो अगेन 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, अगर आपके पास कैलकुलेटर सिंपल भी है तो आपके पास ये शॉर्ट फॉर्म है जिससे आप इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर तो आपके पास कैलकुलेटर साइंटिफिक हो तो फिर तो आप सिंपली क्यूब का वहाँ ऑप्शन है जिसको आप यूज़ करते हुए क्यूब फाइंड कर सकते हैं। तो 0.008 जब मल्टीप्लाई बाय 2 होगा तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट वुड बी मैस इज इक्वल टू 0.016। हमेशा पॉइंट्स के बाद के नंबर को आप अलग अलग पढ़ते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और मैथ्स किस में मेजर हो रहा था, ग्राम्स में, ये पता होना या लिखना ज़रूरी है। तो 0.016 ग्राम आपका क्या आ गया आंसर। तो आपने क्या करना था, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल, यानी 0.2 रेडियस से जो स्फेयर का मैस बनेगा वो बनेगा 0.016। ये आप फिलअप कर लें तो ये आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। ओके, अगेन इसको आप रेज कर लें क्योंकि इसका आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाएं जो कि है कि अब आपको m की वैल्यू दी हुई है, r की वैल्यू आपको चाहिए। तो अगेन क्वेश्चन में क्या है कि r आपके लिए अब क्या हो गया, अननोन। तो आप वैल्यूज पुट करते जाएं। इक्वेशन थी m इज इक्वल टू 2r क्यूब, m की जगह 0.25 इज इक्वल टू k की वैल्यू थी 2, r क्यूब एज इट इज, बिकॉज आपको r की वैल्यू नहीं पता, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0.25 से क्या हो जाएगा आके डिवाइड, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारा, इज इक्वल टू r क्यूब। अब आपको क्या करना है कि 0.25 को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 0.25 डिवाइड बाय 2 गिव्स यू 0.125। अब 0.125 इज इक्वल टू r क्यूब। अब यहाँ पे आंसर नहीं आया हमारा, क्यों नहीं आया, बिकॉज हमें जो वैल्यू पूछी गई थी वो r की पूछी गई थी और हम किसकी वैल्यू अभी लेके आए, r क्यूब की। तो अगेन वही बात, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो हम क्यूब लेंगे। तो क्यूब का जब क्यूब रूट लिया जाएगा तो वो आपस में क्या होता है, क्यूब और क्यूब रूट आपस में ऑपोजिट होता है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, यानी ये क्यूब इस क्यूब को कट कर देगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी r की, अब 0.125, ये बिल्कुल वही है, सिर्फ पॉइंट में लिखा हुआ है। जैसे आपको पता है कि 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 125 देता है, यानी दूसरे लफ्ज़ों में 125 का क्यूब रूट 5 होता है। तो इसी तरह 0.125 का क्यूब रूट 0.5 होगा। तो दैट गिव्स यू 0.5 इज इक्वल टू r, और r हमेशा किस में आपको दिया गया है, सेंटीमीटर में। ये बात सिर्फ याद रखने के लिए ज़रूरी है आपको, अगर आपको पूछा जाए तो आप जो आंसर लिखेंगे वो कंप्लीट लिखेंगे कि r इज इक्वल टू 0.5 सेंटीमीटर। अगेन काम क्या था आपका कि आपको टेबल को कंप्लीट करना था। तो मैस 0.25 स्फेयर का कब आएगा, जब आपका जो रेडियस होगा वो 0.5 सेंटीमीटर होगा। तो दो बातें हो गई। नेक्स्ट क्या है कि अगेन आपको रेडियस दिया गया, आपसे मैस पूछा गया। ओके, इसको अगेन रेज कर लें बिकॉज ये आपका काम कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, अब आपके पास है कि अगेन आपको जैसे फर्स्ट पार्ट में था कि मैस की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इक्वेशन आपको गिवन है m इज इक्वल टू 2r क्यूब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको वो क्लियर रहे तो उसके बाद उसमें कोई इशू नहीं आता। अगेन r की वैल्यू 0.7, उसका क्यूब आप सिंपली उसको लेके 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखते हैं 0.7 का क्यूब क्या आता है। 0.7 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 0.7, दिस विल गिव्स यू 0.343, और 0.343 जब मल्टीप्लाई होता है 2 से तो ये आपको आपके मैथ्स की वैल्यू दे देगा जो कि आएगी
मल्टीप्लाई बाय 2 करने से दैट वुड गिव्स यू 0.686। अब 0.686 का यूनिट क्या होगा, अगेन जो क्वेश्चन में आपको गिवन था, क्या दिया हुआ था कि मास किस में होगा, ग्राम्स में। तो यहाँ भी आप लिख दें ग्राम्स, और जो आपकी वैल्यू आई है उसे आपने कहाँ लिखना है, अपने टेबल में, बिकॉज आपको कहा गया है कि कॉपी एंड कंप्लीट दी टेबल। लास्ट पार्ट है इसका कि अब आपको अगेन वही जैसे अभी आपने सेकंड पार्ट किया था कि आपको r की वैल्यू फाइंड करनी है जब आपको m की वैल्यू दी जाए। सो अगेन r आपके लिए अब क्वेश्चन मार्क है, m आपको फाइंड करना है, इक्वेशन आपको पता है m क्या है, m की जगह वैल्यू पुट कर लें 11.664 विच इज़ इक्वल टू k की जगह 2 r क्यूब एज इट इज़, बिकॉज r आपको फाइंड करना है। ये 2 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 11.664 से 2 जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, दैट विल गिव्स यू r क्यूब। 11.664 को अगर 2 से आप डिवाइड कर लें तो 11.664 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव्स यू 5.832। 5.832 इज इक्वल टू r क्यूब। अगेन वही कॉन्सेप्ट कि आपको r की वैल्यू चाहिए, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, आप लिख भी सकते हैं या लिखे बगैर भी अगर आप क्यूब दोनों तरफ ले लेते हैं तो दैट शोज़ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपको r की वैल्यू का पता है कि आपको r लेना। दिस विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ r। अब r की वैल्यू क्या आती है, क्यूब रूट की फॉर्म में। अब यहाँ क्योंकि क्यूब रूट हमारे पास कैलकुलेटर बहुत सिंपल है, इसमें नहीं है। 5832 आप कुछ नंबर अपने माइंड में रख के उसे मल्टीप्लाई करते जाएँ। 12 को अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो देखते हैं कि क्या इससे कोई बहुत लेंथी वैल्यू आती है या इसके करीब ही आती है। 1728 दैट मीन्स ये बहुत कोई 21 तक ले जाएं आप इसको। 21 मल्टीप्लाई 21 दैट विल गिव्स यू 9261। ये तो बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कहीं 17 की रेंज में आप इसको चेक कर लें। ये 1 बाय 1 चेक इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि आपको एक वो चीज़ अब 4913 आ गया, दैट मीन्स आप यू आर वेरी मच नियर टू 5832। तो दैट मीन्स 17 के बाद 18 वो नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से, अगर कैलकुलेटर आपके पास है तो फिर तो ये आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आ गई है। अब 18 है तो यहाँ पे उसको क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट कितने डिजिट्स के बाद है, 3 के मतलब 3 से पहले है, तो यहाँ भी इसको 1.8 जब लिखेंगे हम तो वो हमारा बनेगा, यानी 1.8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से, और 1.8 का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। दैट विल बी योर आंसर ऑफ आर। और ये आपने लिखना कहाँ पे है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल की बात क्या थी कि यहाँ पे आप आर की वैल्यू 1.8 मेंशन कर देंगे। सो यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है, जिसमें आपको एक सिंपल कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी थी और 1 बाय 1 आपको आर और एम यानी रेडियस और मास की वैल्यूज को फाइंड करना था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 है, ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड इन द लाइफ ऑफ एन अर्थवॉर्म इट्स लेंथ L सेंटीमीटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। अब n क्या है, वेयर n इज द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। अब अर्थवॉर्म, अब देखिए मैं अक्सर कहा करता हूँ मैथमेटिक्स में कि आपकी जो रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं की एप्लीकेशन बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं। मेरा हमेशा ये फोकस रहता है, चाहे मैंने आपको जो आपकी इंट्रोडक्टरी वीडियो है उसमें भी यही बात कही थी कि हमेशा ट्राई किया करें कि मैथ को रिलेट करें, और जो आप क्वेश्चन अगर गौर से पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि बेसिकली रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम या रियल वर्ल्ड की कोई ऐसी बात उसी की एप्लीकेशन क्वेश्चन बन रही है, चाहे वो टॉपिक कोई भी हो। तो अब देखें डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वो कैसे एक लिंक बना रहा है। सर आप देखते हैं कि इनका आपस में लिंक क्या है। दो बातें, किस चीज़ की बात हो रही है कि एक सर्टेन पीरियड है एक लाइफ टाइम का अर्थवॉर्म का, उसकी जो लेंथ है, लेंथ क्या है L। तो सबसे फर्स्ट तो आपको ये पता हो कि उसकी लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, टू द स्क्वायर रूट ऑफ n। अब कैपिटल N उसका स्क्वायर रूट, अब कैपिटल N की क्या मतलब क्या है उसका, वेयर n इज द नंबर ऑफ आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ, कि आपकी वो जो नंबर ऑफ आवर्स है मतलब जितने उसको टाइम हो चुका है उसके बर्थ हुए, उस वो डायरेक्टली उसका स्क्वायर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसकी लेंथ के साथ। 1 आवर आफ्टर एन अर्थवॉर्म इज बॉर्न, 1 घंटे बाद जब उसकी बर्थ हो चुकी होती है, इट्स लेंथ इज 2.5 सेंटीमीटर, उसकी जो लेंथ है वो 2.5 सेंटीमीटर है। हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन बनानी है L एंड N की, मतलब जो लेंथ है उसकी और नंबर ऑफ आवर्स जो हैं उनकी। तो आपका कॉन्सेप्ट देखें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट तो वही रहा, लेकिन कैसे एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रिलेट किया गया आपके कॉन्सेप्ट के साथ। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है कि प्रोपोर्शनैलिटी जब भी इक्वालिटी के अंदर चेंज होती है, सॉरी यहाँ पे ये साइन नहीं, इक्वालिटी का साइन आएगा, जब भी इक्वालिटी में चेंज होती है एक कांस्टेंट आता है जिसे आप कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। L और N अगर आपको पता हो तो आप K फाइंड कर सकते हैं। लेंथ आपकी क्या दी हुई है उसने 2.5, तो यहाँ पे लिख लें 2.5 इज इक्वल टू K।
अंडर रूट एन क्या दिया हुआ है, एन कह रहा है 1 और आफ्टर एन अर्थवॉर्म, तो 1 और अंडर रूट ऑफ 1 ही होता है, कैलकुलेटर पे कहते हैं तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। वैसे आपको ये पता होना चाहिए मैथमेटिकली कि अंडर रूट ऑफ 1 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1, ये लिखा हुआ है 1, जब इसका आप अंडर रूट भी प्रेस करेंगे तो आंसर आपका 1 ही आता है, आप चेक कर लें कैलकुलेटर अपने के ऊपर भी। तो 2.5 इज इक्वल टू के इंटू 1 इज इक्वल टू के ही रहता है, तो ये वो के की वैल्यू है 2.5। और आपने करना क्या था, क्वेश्चन क्या था आपसे, क्वेश्चन बेसिकली था कि जो आप एल और एन यानी लेंथ और नंबर ऑफ ऑर्स है इनके दरमियान एक रिलेशनशिप बनाएं। तो रिलेशनशिप क्या बना कि L इज इक्वल टू के की जगह 2.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n, ये वो रिलेशनशिप है जो उसने कहा था फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग L एंड n यानी लेंथ ऑफ द अर्थवॉर्म एंड नंबर ऑफ ऑर्स आफ्टर इट्स बर्थ। ये वो रिलेशन बना दिया हमने कि L इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स अंडर रूट n, ये वो रिलेशनशिप है जिससे हम उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है। ओके, सेकंड पार्ट है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एन अर्थवॉर्म 4 आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। मतलब आपको अब आप देखें चीज़ें कैसे चेंज आ रही हैं, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे अर्थवॉर्म है, जब वो उसकी बर्थ हुई है तो ऑब्वियसली जब जो उसके बर्थ के बाद जो टाइम पास होगा अब उससे उसकी लेंथ में चेंज आएगा। वो चेंज कैसे आएगा वो भी हमने देखना है। तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाई थी कनेक्टिंग वो थी कि L इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ n। अंडर रूट और स्क्वायर में डिफरेंस में जो है वो पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये चीज़ें आपको मैथमेटिकली पता होनी चाहिए बिकॉज जो आपकी क्लासेस आएंगी हायर उसमें ये सब चीज़ें यूज़ होनी है। अंडर रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इन सब चीज़ों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप देखेंगे, तो ये अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अब आपको क्या कहा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द अर्थवॉर्म, यानी आपको L आपके लिए अब आप क्वेश्चन मार्क है और वैल्यू किसकी आपको दी हुई है, कैपिटल N की। क्या दी हुई है कि 4 आवर्स आफ्टर इट्स बर्थ। इन वैल्यूज़ को यूज़ करें अपनी इक्वेशन के अंदर। तो L इज इक्वल टू 2.5 अंडर रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट 4 का आपको पता है कि 2 का स्क्वायर, तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। जब आप इसको लेंथ को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 टाइम्स 2 तो L लेंथ इज इक्वल टू 5। और किसकी बात हो रही थी कि यूनिट में, सेंटीमीटर में। यहाँ एक बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी इससे पहले मैंने बताया कि अगर आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा उसकी वैल्यू प्लस माइनस में आती है। अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि क्यों आती है स्क्वायर रूट की प्लस माइनस की वैल्यूज़। अच्छा, यहाँ पे मैंने खाली 4 का +2 क्यों लिखा, -2 क्यों नहीं लिखा। एक बात याद रखें, नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। यानी अगर आपको डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि डिस्टेंस नेगेटिव हो जाए? ऑब्वियसली नहीं हो सकता। आप जब स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, तो स्टार्टिंग से आप आगे ही चलेंगे ना, कि आप बैकवर्ड भी आते हैं अगर, तो आपकी बैकवर्ड की लेंथ आ जाएगी। उसका आप साइन तो अपोजिट नहीं कर सकते, या आप उसके कि माइनस लेंथ होगी या नहीं, लेंथ हमेशा पॉजिटिव रहती है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, अगर आप लिखना चाहें, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव नंबर, क्या डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता। इसलिए हम वो जो नेगेटिव साइन है वो यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं कॉन्सेप्चुअली जो आपसे पूछी जा सकती हैं और ये आपको पता होनी भी चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके बारे में क्या पूछा गया। ओके, थर्ड पार्ट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर एन अर्थवॉर्म टू ग्रो। हाउ लॉन्ग मतलब अब आपसे टाइम पूछ लिया गया। वो नंबर ऑफ ऑर्स जो हैं अब आपके लिए क्वेश्चन मार्क हो गया है और आपको लेंथ दे दी गई है टू अ लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। यानी आप क्वेश्चन को उसने ऑपोजिट कर दिया, लेकिन आपके लिए इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आपको अगर वो आपकी जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो याद हो, वो थी L इज इक्वल टू 2.5 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ n। आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। लेंथ आपको दी हुई है 15 विच इज़ इक्वल टू 2.5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ n। ये 2.5 स्क्वायर रूट n से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, डिवाइड। जब आप इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। कैलकुलेटर का यूज़ आप कर लें बिकॉज पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसमें आपको कोई मिस्टेक हो जाए। कैलकुलेटर पे देखें आपके पास क्या होगा बेसिकली कि 15 डिवाइडेड बाय 2.5 विल गिव यू 6 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n। अब आपको क्या करना है, n चाहिए, n के ऊपर क्या है,
स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए उसके ऑपोजिट क्या चीज करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो यहां भी स्क्वायर ले लें, लिख भी लें अगर लिखना चाहते हैं, अदरवाइज आप सिंपली क्या करें, इधर भी स्क्वायर ले लें और इधर भी स्क्वायर ले लें। ये स्क्वायर क्या करेगा, ये स्क्वायर रूट को कट कर देगा, बिकॉज ये आपस में ऑपोजिट। इससे पहले आप ये करते रहें कि आप स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट लेते रहें। तो यहां जरा उस कॉन्सेप्ट का ऑपोजिट हमने यूज किया। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 इज इक्वल टू कैपिटल N, और कैपिटल N क्या है, बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्स हैं। तो 36 और जो हैं उसको लगेंगे कितनी लेंथ के लिए, 15 सेंटीमीटर। यानी जो जो आप उसको चेक करें कि आपकी जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का लिंक था वो कितना ज़बरदस्त रिलेशनशिप बना रहा है उसके साथ, कि नंबर ऑफ ऑर्स के इंक्रीज करने से उसकी लेंथ पे क्या डिफरेंस है। ये आपकी कंजक्टिंग इक्वेशन जो आपकी बनी हुई थी L इज इक्वल टू 2.5 स्क्वायर रूट N, ये आपको इस पूरे रिलेशनशिप को समझाती है। तो एक रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को अपने कॉन्सेप्ट के साथ मिला के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप अपना ये रिलेशन लिख लें जो आपको दिया गया है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में चेंज होगी, कांस्टेंट आएगा जिसे हम कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब आप k की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं, जब आपको y और x गिवन हो। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो क्वेश्चन थोड़ा सा जो है ना वर्ड प्रॉब्लम इस तरह से दी गई है कि आपको क्वेश्चन को समझना है। कहता है कि इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड द डिफरेंस इन द वैल्यूज ऑफ y, यानी y की वैल्यू में जो डिफरेंस आ रहा है जब x1 और x3 है, यानी x की दो वैल्यूज दी गई हैं, उसके अगेंस्ट y की वैल्यू नहीं दे रहा, बल्कि वो कह रहा है जब x1 और x3 होगा तो y की जो वैल्यू में डिफरेंस है वो कितना है, 32। फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू -2। यानी आप पहले इन गिवन इंफॉर्मेशन के जैसे कोई ऐसी बात बनाएं, कुछ ऐसा अंडरस्टैंड करें कि आप एक रिलेशनशिप बना सकें y और x का, फिर हम आगे बात करेंगे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y। वो तो बहुत बात की बात है। सबसे पहले तो ये है कि फॉर x इज इक्वल टू 1, आपके पास अगर x की वैल्यू 1 रहती है जो आपको फर्स्ट वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y वुड बी इक्वल टू k एज इट इज। x की जगह क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो ये k लिख लें आप। x की जगह जब 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, तो इस 1 को जब आप ब्रैकेट में लिख लें, k 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो y इज इक्वल टू k। ये आपका रिलेशनशिप बना जब x की वैल्यू 1 थी। क्या होगा अगर x की वैल्यू 3 होगी। मैं यहीं पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और कर इसलिए रहा हूँ कि ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहे और इसी क्वेश्चन में आपके सामने ही ये क्वेश्चन पूरे का पूरा सॉल्व हो जाए। एक लाइन में यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ। और ये ड्रॉ करने का मतलब क्या है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके सामने एक क्वेश्चन पूरा एज इट इज लिखा रहे और आप इसको समझ सकें। फॉर x इज इक्वल टू 3, अब दूसरी वैल्यू x की क्या दी हुई थी, दूसरी वैल्यू x की दी हुई थी कि x अगर 3 हो तो फिर क्या होगा। आपके सामने रिलेशनशिप लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू k, x की जगह आप 3 पुट कर लें तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9। तो y इज इक्वल टू k इंटू 9। आपको पता है जब वेरिएबल और नंबर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, इसको ब्रैकेट में लिखना कि आप कंफ्यूज ना हो, तो y इज इक्वल टू 9k आपके पास आ जाएगा। अब दो वैल्यूज आ गई आपके पास, y इज इक्वल टू k फर्स्ट वैल्यू आ गई, ठीक है, और y इज इक्वल टू 9k आपके पास सेकेंड वैल्यू आ गई। ये बात जरा पहले समझ लें। ओके, अब इन दो वैल्यूज का काम क्या है हमारे पास, इन दो वैल्यूज का काम सिर्फ ये है कि आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन थी उसको यहाँ यूज करना है। क्या कह रहा था, एंड द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3, यानी x के 1 रखने से जो वैल्यू आती है y की और x को 3 रखने से जो y की वैल्यू आती है, अगर इन दोनों का डिफरेंस बताएं तो वो 32 आता है। तो एज गिवन लिख लें अपने पास, एज गिवन कि y की दोनों वैल्यूज में जो डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है y की वैल्यू के दरमियान, कि 9k माइनस k, यानी इन दो वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो 32 है। तो 9k माइनस k का मतलब क्या है, क्या आ जाएगा, 8k इज इक्वल टू 32, ठीक है। अब 8k से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, यहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो दैट मीन्स k वुड बी इक्वल टू 32/8, और यहां से k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, जब k डिवाइड होगा तो k की वैल्यू आएगी 4, 8 1s are 8, 8 4s are 32। और ये k की वैल्यू हमारे पास आने से हमारा काम बिल्कुल सिंपल हो गया कि हमने जो कनेक्टिंग इक्वेशन बनानी थी y इज इक्वल टू k x स्क्वायर, वो हमारी कनेक्टिंग इक्वेशन बन गई है कि y बेसिकली इस तरह का रिलेशनशिप बनाता है कि y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर है।
अगेन जरा क्वेश्चन को देख लें, दो वैल्यूज थी x की 1 और 3, और आपको ये कहा गया कि मैं y की वैल्यू बता नहीं रहा, बुक वाला कहता है आप इस वैल्यू को यूज करते हुए इन दो गिवन इन्फॉर्मेशन को अपना रिलेशनशिप बनाएं। तो हमने वैल्यू निकाली, जब x 1 था तो y k आया, जब x 3 था तो y 9k आया, यानी दो वैल्यूज आ गई। तो उसने क्या दिया था कि जो दो वैल्यूज आएंगी उनका डिफरेंस 32 होगा, हमने किया के आ गया, उस के ने क्या हेल्प की वाला रिलेशनशिप बना दिया। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ y, यानी मतलब क्या हुआ, अब आपके पास y अननोन है, कहता है y मैं आपको क्वेश्चन मार्क बना के दे रहा हूं कि y को आप मुझे फाइंड करके दें। तो ठीक है, हम y को फाइंड कर लेते हैं, हमें वैल्यूज पता चल चुकी हैं, इक्वेशन बनी हुई है, y इज इक्वल टू 4, x की जगह आपकी वैल्यू -2 और ऊपर उसके क्या था स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4, -2 का स्क्वायर क्या होता है +4। अभी पीछे जो वीडियो थी उसमें पूरा ये सॉल्व कर चुका हूं मैं कि माइनस माइनस कैसे प्लस होता है। तो -2 का मतलब -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा 4, तो 4 4 जार क्या आ जाएगा आपके पास 16। तो y की जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो है 16, ये आपके पास आंसर आ गया। ज़रा डिटेल में क्वेश्चन मैंने यहीं पे सॉल्व किया इसीलिए ताकि आपको एक ही पेज पे वो सारी इन्फॉर्मेशन जो क्वेश्चन है वो गिवन आपको समझ आ सके। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11 है कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू a फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं ये आपको इस तरह से दी गई हैं कि आप थोड़ा मेंटली इन चीज़ों को सोचें और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ज़रा बोर्ड देखिएगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, जो आपको क्वेश्चन दिया आप उसे लिख लें। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी इक्वालिटी में चेंज होती है एक कॉन्स्टेंट आता है जिसे आप कहते हैं k, और वो होता है प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट। अब इसके बाद हम k की वैल्यू निकालते थे, लेकिन वो तब जब हमें y और x की वैल्यू पता हो। यहाँ पे क्या कह रहा है, कहता है y a के इक्वल होगा, कब होगा, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x, कि x की कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू आप रख दें तो हमेशा y जो है वो a ही आएगा, मतलब जो भी आप x की वैल्यू रखें। अब हम खुद से तो वैल्यू रख सकते नहीं है क्वेश्चन के अंदर। फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x का मतलब है कि आप x को ही लेके चलें, मतलब x आप जनरल फॉर्म में ले लें कि जब भी उसकी वैल्यू चेंज की जाएगी, जब को बुक वाला आपसे क्वेश्चन आपको देगा, अदर देन आप क्या करेंगे कि आप x को x ही लेके चलेंगे। तो कहता है ये है कि फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x y इज इक्वल टू a, यानी अगर आप इसको ऐसे ही रखें तो y आपकी वैल्यू a में चेंज हो जाएगा, a इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। इसको अगेन लिख लेते हैं, a इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। ये वो रिलेशनशिप है, वो कहता है कि बनता है किसी भी पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए ये रिलेशनशिप बन जाएगा जो उसने पहली लाइन में लिखा हुआ है। ठीक है, अगली बात वो क्या करता है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर y इन टर्म्स ऑफ a, y की एक ऐसी एक्सप्रेशन बनाएं जिसमें से आप x को खत्म कर दें, यानी a की फॉर्म में आना चाहिए वो। व्हेन दिस वैल्यू ऑफ x इज डबल्ड, जब आप x की वैल्यू को डबल कर दें। अब जरा यहाँ क्वेश्चन को देखें, अगेन वही बात कि मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो जस्ट इसलिए कि आपको ये क्वेश्चन यहीं आपके सामने जब पूरा सॉल्व हुआ होगा आप क्वेश्चन को देख सकेंगे तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्या कहा जा रहा है आपसे कि आप x की वैल्यू को डबल कर लें, यानी रिलेशन क्या था आपके पास रिलेशन था y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। कहता है पहले मैंने कहा कि पर्टिकुलर वैल्यू यूज करें तो y a के इक्वल आता है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन कहता है अगर मैं कहता हूं x की वैल्यू को डबल करें एज गिवन, अब अगेन वही बात जो क्वेश्चन में बात होती है, जब वो आप यूज़ करेंगे तो हमेशा क्वेश्चन में ये बात मेंशन करेंगे कि आप खुद से ये काम नहीं कर रहे बल्कि आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन कहा हुआ है करने के लिए। सो y इज इक्वल टू के, एक्स को कहता है डबल कर दें, यानी x की जगह 2x कर दें, यानी अगर x की वैल्यू 3 रखी थी तो डबल क्या होगा उसका 6 हो जाएगा, तो डबल कर दें उसको। हमने x को डबल कर दिया, 2x कर दिया, उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इससे डिफरेंस क्या आएगा कि k इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर क्या होता है, 2x का स्क्वायर का बेसिकली मतलब है कि 2x को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। ये मैं साइड पे लिखवा इसलिए रहा हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि 2 2s are 4, x से मल्टीप्लाई होकर 4x स्क्वायर आ जाता है। ओके, अब ये 4x स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको जब भी वेरिएबल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले कोफिशिएंट लिखते हैं, फिर आप वेरिएबल्स को लिख लेते हैं। अब आप जरा क्वेश्चन पे गौर करें, आपके पास दो वैल्यूज आ गई, एक y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर और एक यहाँ से a इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आई थी पहली गिवन इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो अगर आप फोकस करें तो यहाँ जो मेरे पास k की वैल्यू आई हुई है, ये के एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल आया हुआ है, a के इक्वल आया हुआ है। और यहाँ मेरे पास ये जो के एक्स स्क्वायर लिखा है, मैं अगर इसको a के ऊपर पुट कर लूँ, मतलब इसकी वैल्यू यहाँ प्लेस कर दूँ, मतलब मैं लिखूँ अगर यहाँ पे कि पुटिंग वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ मैं अगर लिख देता हूँ, या बाय यूजिंग जो आपने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया
a इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर, यानी जो आपने अभी पार्ट को यूज किया था इस वैल्यू को निकालने के लिए, उसको यहां प्लॉट करूं अगर या पुट करूं तो y इज इक्वल टू 4 इंटू के एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा मेरा a आ जाएगा। सो y इज इक्वल टू 4a वो रिलेशनशिप है जिसमें से आपने x को ख़त्म कर दिया और y और a आपस में रिलेट करते हैं और यही आपका आंसर भी था। अगेन ज़रा क्वेश्चन को देख लें, थोड़ा ट्रिकी है लेकिन सिंपल ये पूछा गया है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं जो आपस में रिलेशन बना रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहा, तो वो कहता है अगर मैं आपसे जनरल फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर चलने का कहूँ तो क्या आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो हमने ज़रा डिटेल में देखा कि क्वेश्चन को कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। Okay, question number 12. The braking distance of a vehicle is directly proportional to the square of its speed. कि जो ब्रेकिंग डिस्टेंस उसका होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि उसकी स्पीड का स्क्वायर कितना है। और देखें ये सारी फिर अगेन वही बातें कि ये सब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर एक कोई भी कार चला रहे हैं, कोई भी गाड़ी चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसमें ब्रेकिंग सिस्टम भी है, उसमें उसकी स्पीड भी है, तो रिलेशनशिप कैसे बनता है ये क्वेश्चन जरा समझा करें कि रियल वर्ल्ड से कैसे एप्लीकेशन उठा के क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो द ब्रेकिंग डिस्टेंस, अब ब्रेकिंग डिस्टेंस की बात करें, ऐसे मैं कैपिटल डी डिनोट कर लेता हूँ अपने पास, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है ये, ऑफ अ व्हीकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड हम तोड़ के लिखेंगे जरा समझने के लिए। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। स्पीड को यहां पे उसने आगे बी लिखा है तो उसको मैं भी कैपिटल बी ही लिख लेता हूं कि वो कैपिटल बी के स्क्वायर के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहता है ब्रेकिंग डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स स्पीड। तो अब जब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में चेंज किया जाएगा तो हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बी के लिखते हैं, सॉरी उससे कहते हैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये डी और बी की वैल्यू पुट करने से के निकाल सकते हैं। आगे उसने इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि व्हेन द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज बी मीटर पर सेकंड। मुझे याद रखें जो स्पीड होती है वो मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर या इस तरह आती है, मतलब डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब कहता है बी की वैल्यू गिवन मैं आपको दे रहा हूँ, जब मैं आपको गिवन बी की वैल्यू दे रहा हूं तो आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करते जाएं। और डिस्टेंस कितना है, डी मीटर, यानी इसकी जगह स्मॉल डी आ जाएगा इज इक्वल टू के आ जाएगा और बी की जगह स्मॉल बी आ जाएगा उसका स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या होती है कि ये चीज वहां जाकर डिवाइड हो जाएगी, जैसे अभी आप सिंपल क्वेश्चंस में करते रहे, जस्ट वहां ये था कि नंबर्स थे, यहां आपके पास वेरिएबल्स हैं। सो डी बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू के, और यही वो के की वैल्यू है जो हमें कनेक्टिंग इक्वेशन बना के देगी जिसके लिए हम चले थे। और वो कनेक्टिंग इक्वेशन क्या बनेगी, डी इज इक्वल टू स्मॉल डी बाय बी का स्क्वायर वेयर स्मॉल डी इज द ब्रेकिंग डिस्टेंस, बी इज द स्पीड, और साथ में के साथ क्या था आपका कैपिटल बी का स्क्वायर। ये आपका वो रिलेशन बन रहा है। जरा फोकस करना है इस क्वेश्चन पे बिकॉज ये वेरिएबल्स की फॉर्म है, यहाँ नंबर नहीं है। कैपिटल डी मींस ब्रेकिंग डिस्टेंस, ये यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। कैपिटल डी मैं इस चीज़ को कह रहा हूँ और ये जो आपका स्पीड है इसे मैं कैपिटल बी कह रहा हूँ। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। और बाकी जब उसने दिया कि स्पीड स्मॉल बी है और ब्रेकिंग डिस्टेंस स्मॉल डी है तो मैंने उस चीज़ को यूज़ किया। ये वो आपका रिलेशनशिप है जो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करवाएगा। ये तो बन गया आपका। अब कहता है इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज्ड बाय 200%, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स ब्रेकिंग डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है कि अगर आपकी जो स्पीड है व्हीकल की वो इंक्रीज कर जाए 200%, तो अब आपके ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या इंक्रीज आएगा। ये रिलेशनशिप आपके माइंड में रहना चाहिए और ये रहना चाहिए कि आपकी जो स्पीड है वो 200% इंक्रीज हो रही है। मैं जरा नेक्स्ट पेज पे जाके आपको ये समझूंगा कि यहाँ पे फिर बहुत मिक्सअप हो जाएगा। सॉल्व करवाता हूँ नेक्स्ट पेज पे। एक तो आपको रिलेशन याद रखना है कि स्मॉल डी इज इक्वल टू डी बाय बी स्क्वायर इनटू कैपिटल बी का स्क्वायर, और सेकेंडली ये कि स्पीड जो है वो 200% इंक्रीज हो गई है। ओके, सो क्या था कि आपके पास जो कनेक्टिंग इक्वेशन है वो आपको याद रहनी चाहिए। कैपिटल डी इज इक्वल टू डी बाय स्मॉल बी का स्क्वायर इनटू कैपिटल बी का स्क्वायर। ये आपका वो रिलेशनशिप है। अब गिवन क्या दिया गया है आपको, मैंने कहा जब भी आपको क्वेश्चन में कोई ऐसा काम करेंगे तो आपको साथ में लिखना ज़रूरी है कि एज गिवन, यानी खुद से आप कोई बात नहीं कर रहे बल्कि बुक वाले ने आपको दिया है। क्या दिया हुआ है कि व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज 200%, पहले आपकी कैपिटल बी को स्पीड कहा हुआ है। बातें आपको पिछले वो याद रखनी है जो मैं साथ रिलेट कर रहा हूँ, ठीक है। कैपिटल बी आपकी स्पीड थी, पहले वो 100% थी, ठीक है। उसमें आपने इंक्रीज कर दिया, कितना इंक्रीज किया 200% का, तो 100% तो पहले ही आप उसको चला रहे थे ना अपने जो अपने हिसाब से, उसमें आपने 200% का इंक्रीज किया। और ये इंक्रीज किस में किया आपने, उसकी स्पीड में जो कि गिवन है बी। तो अब आपका ये जो बनेगा दैट वुड बी इक्वल टू 100 प्लस 200, ये हो जाएगा 300% मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। अब परसेंटेज को चेंज करते हुए हम क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड बाय 100।
तो 300% को जब चेंज किया परसेंटेज में तो दैट वुड बी डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय बी, ये कटिंग हो जाती है आपकी 100 1s are 100 300s are, तो दैट वुड बी इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो कैपिटल B इज इक्वल टू 3B मीन्स आपकी स्पीड 200% इंक्रीज करने से आपकी स्पीड 3B हो गई है, मतलब उसको इंक्रीज कर दिया आपने 2 टाइम्स, तो ये कैपिटल B की वैल्यू आ गई। अब वो कहता है ये कैपिटल B की 3B आप वैल्यू पुट कर लें। कहाँ पुट करेंगे? अपनी गिवन इन्फॉर्मेशन के अंदर जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है जरा उसमें पुट करें, चेक करें क्या आता है आपके पास। ओके जब आप इस b इज इक्वल टू 3b को पुट करते हैं अपनी इक्वेशन के अंदर जो कि थी d इज इक्वल टू d बाई बी स्क्वेयर इनटू, अब b स्क्वेयर की जगह आपकी वैल्यू आ गई जो कि थी 3b, उसका स्क्वेयर ले लें। अब स्क्वेयर का मतलब क्या है? 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। थ्री बी का स्क्वेयर क्या हो जाएगा? 3 3s are 9, वेरिएबल की पावर 2 मल्टीप्लीकेशन, बी स्क्वेयर यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट मीन्स ये बी स्क्वेयर इस बी स्क्वेयर से कट जाएगा एंड कैपिटल D इज इक्वल टू 9D। ये आपके पास वो इंफॉर्मेशन आ गई है कि आपकी स्पीड को 200% इंक्रीज करने से ब्रेकिंग डिस्टेंस में क्या चेंज आया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन क्या था? अगेन जरा रीड कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये था कि इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीज बाय 200%, वो हमने देखा, फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज, यानी आपने खाली ये नहीं बताना कि d इज इक्वल टू 9D हो गया है कि आपकी उसकी जो डिस्टेंस ब्रेकिंग डिस्टेंस है वो इंक्रीज कर गया, नहीं, बल्कि उसको परसेंटेज में बताएं। तो यहाँ मैंने इसलिए क्वेश्चन रीड करवाया था कि आपको पता हो कि मैं क्यों चेंज करने जा रहा हूँ, जो आगे मैंने चेंज करना है अब। ओके सो ये वैल्यूज आ गई आपकी कि d इज इक्वल टू 9D, वो चेंज है जो ब्रेकिंग डिस्टेंस में है। लेकिन आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करनी थी परसेंटेज इंक्रीज, कि आपका परसेंटेज के हिसाब से कितना इंक्रीज आया है उसके अंदर। तो आप ज़रा उसको देखें अगर, तो परसेंटेज इंक्रीज जो होती है वो ये होती है कि चेंज कितना आया। अब चेंज कितना है? अभी 200% इंक्रीज करने से जो आपके पास वैल्यू आई है वो आई है 9D, ठीक है, माइनस ओरिजिनल आपके पास डिस्टेंस कितना था शुरू में जो था वो था d डिवाइडेड बाय जो ओरिजिनल डिस्टेंस है आपके पास मल्टीप्लाई बाय 100। ये वो बेसिक फार्मूला है जो आप पढ़ते हैं जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो परसेंटेज इंक्रीज के बारे में। परसेंटेज इंक्रीज क्या होती है जरा गौर से सुनिएगा। परसेंटेज इंक्रीज का मतलब होता है चेंज इन वैल्यू डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। किसी भी चीज़ की आपको इंक्रीज फाइंड करनी है अगर परसेंटेज के अंदर, तो जो आपकी किसी भी वैल्यू में चेंज आया है, वो प्राइस है, वो किसी भी चीज़ की स्टॉक की वैल्यू है, कुछ भी है, उसमें चेंज देखें, उसको ओरिजिनल जो उसकी वैल्यू थी उससे डिवाइड करें मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास इंक्रीज आ जाता है। जैसे यहाँ पे आप देखें अगर, तो 9D माइनस D कितना आ जाएगा? 8D डिवाइड बाय D मल्टीप्लाई बाय 100। जब आपका D से कैंसिल हो जाता है और आपके पास बचता है 8 मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज इक्वल टू 800, और यहाँ परसेंटेज का साइन जो वहाँ पे लगा हुआ था वो लगाया नहीं, तो 800%, ये आपका आंसर है। अगेन ज़रा क्वेश्चन को पूरा गो थ्रू करें। क्या बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास ब्रेकिंग डिस्टेंस और स्पीड का रिलेशनशिप जो हमने बनाया वो क्या बनता है, वो आपका बना कि ये जो आपका रिलेशनशिप है इसे आपने कह दिया, ये वो रिलेशनशिप आपको बताएगा कि ब्रेकिंग डिस्टेंस और आपकी जो स्पीड है वो किन दो वेरिएबल्स के साथ रिलेट करती है। 200% आपकी स्पीड में इंक्रीज आने से ब्रेकिंग डिस्टेंस में कितना परसेंट इंक्रीज आ गया? 800%। अब रियल लाइफ में ज़रा सोचें, एक गाड़ी है वो बहुत स्पीड से मूव करती है, जब उसकी ब्रेक्स अप्लाई करते हैं तो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा ना उसको ब्रेक अप्लाई करने में, यानी उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? ब्रेक का ज़्यादा। एक गाड़ी है जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, उस पर ब्रेक अप्लाई की, वो विद इन सेंटीमीटर्स वो गाड़ी क्या हो जाएगी? स्टॉप कर जाएगी। वही गाड़ी अगर मूव कर रही है 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बहुत ज़्यादा स्पीड से, और जब आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो गाड़ी को रेस्ट तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, ब्रेकिंग डिस्टेंस बढ़ जाता है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी स्पीड ज़्यादा उतना ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद ब्रेकिंग डिस्टेंस भी ज़्यादा। तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से रियल लाइफ एग्जाम्पल को रिलेट किया गया और प्रॉपर बताया गया कि जस्ट
200% इंक्रीज आपका जो आपकी स्पीड में है वो ब्रेकिंग डिस्टेंस में 800% इंक्रीज ले आता है। दैट्स द रीज़न कि आपकी हाई स्पीड पे जो आपके एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं कि ड्राइवर हाई स्पीड को समझता नहीं है और ब्रेक अप्लाई करता है, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल हो जाता है और गाड़ी जो है वो इतने में एक्सीडेंट हो चुका होता है। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। सारा कॉन्सेप्ट वाइज पिछली वीडियोज़ भी आपके पास हैं, आप वहाँ से भी कॉन्सेप्ट देख सकते हैं अदरवाइज ऑफ डायरेक्ट जो प्रपोर्शन है उसका, और वहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, कैसे रियल लाइफ की बात हमने शुरू में की थी और वो यहाँ कैसे रिलेट की है। सो आई होप सारा कुछ समझ आ चुका होगा आपको क्वेश्चन वाइज। अदर देन दैट अगर कोई बात आपको पूछनी हो तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।